को और उनके इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए ही उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आईएएस नरेंद्र भूषण को अभी फिलहाल कोई चार्ज नहीं दिया गया है, जल्द ही इस पर भी निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आईएएस नरेंद्र भूषण को वेटिंग में अभी रखा गया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। तो आईएएस आशीष गोयल यूपी पीसीएल के नए चेयरमैन बने हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे अधिकारियों को उनके पदों से हटा रही है जो कहीं न कहीं अपने पद पर रहते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया था कि ऐसे अफसर जो फील्ड में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको तत्काल फील्ड से हटाया जाए। और आज भी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सबसे बड़े फेरबदल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन रहे एम देवराज को फिलहाल उनके पद से हटा दिया गया है। हालांकि उनको प्राविधिक शिक्षा में प्रमुख सचिव के पद पर भेज दिया गया है, लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो यूपी पीसीएल एक बड़ा संगठन है और उसके पद से उनको हटा दिया गया है। लंबे वक्त से वो लगातार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन थे, अब वो अपने पद से हटकर प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा बना दिए गए हैं। दूसरा बड़ा अगर हम प्रशासनिक फेरबदल की बात करें तो उसके अलावा कल्पना अवस्थी को उपाम में भेजा गया है, वहीं अनिल सागर को आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। और अगर चौथा हम सबसे बड़े फेरबदल की बात करें तो नरेंद्र भूषण, जिनके पास आईडीसी का भी चार्ज था, उसके अलावा वो लगातार नोएडा विकास प्राधिकरण और जो दूसरे प्राधिकरण हैं उनको देख रहे थे, उसकी आवंटन पॉलिसी बदली है, उनको फिलहाल प्रतीक्षारत कर दिया गया है। क्योंकि इसके पहले भी उनसे बड़ा चार्ज हटाया गया था जब उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव हुआ करते थे, उस दौरान उनकी परफॉर्मेंस बेहद खराब रही थी। न्यूज वन इंडिया ने लगातार उनकी इस परफॉर्मेंस को दिखाया था कि किस तरीके से वो लगातार उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं कहीं ना कहीं उनको गति देने के बजाय लगातार उनकी फाइलों को दबाए हुए थे। सीधे तौर पर हम देखें तो पीडब्ल्यूडी ने भी 2022-23 के बजट में 114 करोड़ रुपए का बजट वापस किया था, क्योंकि वो काम ही नहीं हो सका था। वो बजट का आवंटन तो जरूर हुआ लेकिन वो काम नहीं हो पाया, जिसके बाद काफी फजीहत हुई थी। हालांकि नरेंद्र भूषण उसके बाद जब प्राधिकरणों को देख रहे थे उस दौरान भी बड़े पैमाने पर उन्होंने प्राधिकरणों की आवंटन पॉलिसीज को भी बदला था, जिसके बाद उनके पास से उस्मा का चार्ज हटाया गया था और चार्ज हटाते ही आईडीसी मनोज कुमार को ये चार्ज दे दिए गए थे, जिसके बाद आवंटन पॉलिसी को पुनः पुराने नियमों के तहत कर दिया गया था। तो सीधे तौर पर नरेंद्र भूषण कहीं न कहीं जो लगातार इन सारी चीजों को लेकर जाने जाते हैं कि वो फाइलों को दबाए रखते हैं, अपने कर्मी भी जो भी उनके अंडर में होते हैं वो लगातार परेशान रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर फील्ड अफसरों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसे अफसर जो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको फील्ड से हटाया जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर 2024 से पहले सरकार की कोशिश यही है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो या केंद्र की हो, उनको समय के साथ पूरा किया जाए, फाइल कहीं भी ना रुके, तेजी के साथ फाइलों को आगे बढ़ाया जाए। और जो अफसर इस सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हालांकि नरेंद्र भूषण के लिए बड़ा झटका जरूर है कि जब वो प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी जैसे पद पर रह चुके हों और उस दौरान उनसे ये पद हटाकर उनको दूसरे विभागों में अतिरिक्त चार्ज में भेजा जाए, उसके बाद उनको प्रतीक्षारत कर दिया जाए। आज की डेट में वो वेटिंग में डाल दिए गए हैं, कोई भी पद वो पाने में कामयाब नहीं हुए हैं। मतलब सीधे तौर पर देखें कि मुख्यमंत्री कार्यालय उनके काम से संतुष्ट नहीं है, यही एक वजह है कि उनको अपने पदों से हटना पड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एसके इसके जरिए बड़ा संदेश ये दे दिया गया है कि अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको मलाईदार पोस्ट पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। और इसी के साथ ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कार्य हैं उनको आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है, इसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। बिल्कुल सीधे तौर पर अगर हम देखें तो नरेंद्र भूषण के पास बड़े चार्ज थे, क्योंकि सीओ यूपीडा का चार्ज हो या फिर उत्तर प्रदेश औद्योगिक अवस्थापना विकास का चार्ज हो, बड़े चार्ज उनके पास रहे। उसके पहले पीडब्ल्यूडी का चार्ज उनके पास था, जो कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विभाग हैं। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर आप काम नहीं कर पाएंगे, अपने विभाग की चीजों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, जो सरकार की मंशा है कि तेजी के साथ योजनाओं को पूरा किया जाए, फाइलों को कहीं भी लंबित ना रखा जाए,
उस पर आप खरे नहीं उतरेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और कहीं कहीं नरेंद्र भूषण के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। आज वो वेटिंग में डाल दिए गए हैं, कोई भी चार्ज उनके पास नहीं है। आप समझिए कि कितना ताकतवर अफसर वो रहा होगा जब उसके पास उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जो कि सबसे बड़ा विभाग है, सबसे बड़ा बजट उसके पास होता है, उसका चार्ज उनसे हटाया गया क्योंकि वहां पर भी उन्होंने फजीहत कराई। उसके बाद दूसरा बड़ा चार्ज सीओ यूपीडा जैसा चार्ज, जो कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बनाने का काम करती है, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, या फिर उसके अलावा ये लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का। बिल्कुल, तो देखिए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और इसी के साथ साथ ये बड़ा फेरबदल भी प्रशासनिक कर दिया गया है। इसमें कई बड़े संदेश भी छुपे हैं। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर है, ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। संजय मिश्रा 15 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। 15 सितंबर तक कार्यकाल को बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। तो आपको बता दें, ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाया गया है और संजय मिश्रा 15 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे। अभी फिलहाल संजय मिश्रा ही पद पर रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है फिलहाल मंजूरी दे दी है। 15 सितंबर तक कार्यकाल को बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है, आपको बता दें। और ये जो संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक इस पद पर रहना पड़ेगा, अभी बने रहेंगे 15 सितंबर तक। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी भी दे दी है। तो बिल्कुल देखिए ये महत्वपूर्ण खबर है। 15 सितंबर तक कार्यकाल को बढ़ाने को मंजूरी मिली है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा था। ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अवैध बताया था। लेकिन इसी के चलते जब तमाम जो जानकारियां हैं वो साझा की गई हैं कोर्ट के साथ, तो इसी के चलते अब उनके कार्यकाल को एक्सटेंड करने पर मोहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए इससे पहले कार्यकाल को बढ़ाने को अवैध बताया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया है, इसको मंजूरी मिल गई है। क्या कुछ और अपडेट? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है। 15 सितंबर तक वो कहीं ना कहीं ईडी के डायरेक्टर पद पर बने रहेंगे। और आपने देखा कि जब पिछली बार भी सुनवाई हुई थी तो सीधे तौर पे 11 जुलाई को जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार जब एक्सटेंशन हुआ था संजय मिश्रा का, तो उसे अवैध करार दिया था। तो उस समय भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को फटकार जरूर लगी थी और ये कहा गया था कि 31 जुलाई तक ही कहीं ना कहीं ये ईडी के डायरेक्टर पद पर संजय मिश्रा बने रहेंगे। लेकिन चूंकि एक बार फिर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जस्टिस बीआर गवई की जो बेंच है वो इस पूरे मामले में सुनवाई कर रही थी। सीधे तौर पे केंद्र सरकार से जस्टिस बीआर गवई ने पूछा कि क्या ईडी में और भी योग्य अधिकारी नहीं है, क्या संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की इतनी जरूरत पड़ गई? तब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए उनके वकील ने कहा कि संजय मिश्रा के कार्यकाल में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मामले चल रहे हैं, कई बड़े नेताओं से पूछताछ चल रही है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें या अन्य केसेस की बात करें। ऐसे में काफ़ी जटिलताएं हैं इन केसेस में। अगर संजय मिश्रा डायरेक्टर पद पर नहीं बनते हैं, कोई दूसरा आता है, तो निश्चित रूप से उसे पूरी तरीके से इन केसेस को समझने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। तमाम तरीके की दलीलें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में दी गई। इस बात को सुनकर जस्टिस बीआर गवई ने सीधे तौर पर यह कहा कि क्या मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में ना रहूं तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा। तो अलग अलग टिप्पणियां की गई, अलग अलग दलीलें दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक राहत जरूर मिली, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरीके से चाहती थी कि किसी भी तरीके से संजय मिश्रा जो कि ईडी के डायरेक्टर हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। और ऐसे में 15 सितंबर तक ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी 15 सितंबर के बाद क्या एक बार फिर उन्हें एक्सटेंशन मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर से एक बार केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। क्योंकि आपने पिछले कुछ सालों में देखा कि एक के बाद एक ईडी ने तमाम बड़े केसेस को सुलझाया है। कई केसेस में कई बड़े दिग्गज चेहरों से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। कई चेहरे इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बड़े दिग्गज चेहरे जेल में भी बंद है। तो निश्चित रूप से कई जटिलताएं हैं, कई केसेस को सॉल्व कराने में कहीं ना कहीं संजय मिश्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन चूंकि लगातार अब जो ये एक्सटेंशन मिला है, क्या इससे माना जाए कि जो जितने भी ओपन केसेस हैं अब उनको जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा एक्सटेंशन खत्म होने से पहले?
बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती जरूर संजय मिश्रा के लिए, जो कि ईडी के डायरेक्टर हैं, उनके लिए रहेगी कि किस तरीके से तमाम जो केसेस है जिनका खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से हवाला भी दिया गया कि कई महत्वपूर्ण केस है उनको सॉर्ट आउट करना है, उनको सुलझाना है, तो निश्चित रूप से ईडी पूरी तरीके से इसमें तेजी ला सकती है। हालांकि अलग अलग केस की अलग अलग अपनी प्रक्रियाएं होती है, उसी प्रक्रिया के तहत तमाम अधिकारियों को काम करना होता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किन किन केसों को सुलझा पाने में कहीं ना कहीं ईडी के जो डायरेक्टर हैं वो सफल रहते हैं। फिलहाल एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जरूर मिली है कि क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए, और लगातार कई महत्वपूर्ण जो दलीलें हैं वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी जरूर की कि क्या ईडी में योग्य अधिकारी नहीं है संजय मिश्रा के अलावा, क्या अन्य किसी को डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता, और ये टिप्पणी पहले भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। लेकिन शायद कुछ वजह जरूर रही होगी, तभी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया संजय मिश्रा के एक्सटेंशन के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि चूंकि 15 सितंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो क्या एक बार फिर से इन्हें एक्सटेंशन मिलता है या एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा केंद्र सरकार की ओर से खटखटाया जाता है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को किस तरीके से लगातार पॉलिटिसाइज भी किया गया था और आखिरकार अब ये फैसला सामने आ गया है। थोड़ी राहत केंद्र सरकार के लिए मानी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई है। हाईकोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगा एएसआई सर्वे पर फैसला। और देखिए बड़ी खबर है, ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे पर सुनवाई शुरू हो गई है, होने वाली है। हाईकोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। काफी देर से इंतजार किया जा रहा था, थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगा एएसआई सर्वे पर फैसला। और खबरों पे बने हुए हैं सुबह से, और इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि क्या जो है सुनवाई की शुरुआत कब की जाएगी। वहीं हाल ही में ये फैसला आ गया है कि हाईकोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। और बता देंगे थोड़ी देर में कि कोर्ट क्या सुनाएगा, एएसआई पे जो सर्वे है उसका क्या फैसला रहेगा। थोड़ी देर में कोर्ट सुना देगा ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई। और देखिए बड़ी खबर है, ज्ञानव्यापी से हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला पढ़ना शुरू किया है। थोड़ी देर में कोर्ट एएसआई सर्वे पर फैसला जो है सुना देगा। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सर्वे पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करना शुरू कर दिया है और हाईकोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्द इस पर फैसला जो है आ जाएगा, जिसका इंतजार कर रहे हैं सब। बहुत सुबह से जो है इंतजार हो रहा था कि क्या इसका परिणाम रहने वाला है और कब ये सुनवाई शुरू होगी। तो फिलहाल फाइनली शुरू हो गया है और हाईकोर्ट में सुनवाई जो है पढ़ी जा रही है और जल्द ही फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है और जल्दी जो है फैसला आ जाएगा। थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगा एएसआई सर्वे पर फैसला। तो देखिए ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट में सुनवाई और इसी के साथ फैसला पढ़ना अब शुरू कर दिया गया है। तो इंतजार सभी कर रहे हैं कि आखिर क्या फैसला सामने आता है। मुस्लिम पक्ष लगातार एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा था, लेकिन तमाम दलीलों के बाद क्योंकि एएसआई ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके से ढांचे को कोई हानि नहीं होगी। चलिए इस बीच हमारे न्यूज रूम से हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ब्रजेश जी, देखिए अब इंतजार खत्म होने को है क्योंकि फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है। फिलहाल शुरुआती इनपुट्स क्या मिल रहे हैं? देखिए उन्नति, अपने आप में ये बड़ा फैसला होगा। जिस तरीके से दोनों पक्षों की दलीलें और जिरह सुनने के बाद आखिरकार अब हाई कोर्ट ने इस फैसले को जो पढ़ना है वो शुरू किया है। अभी फैसले की दरअसल पृष्ठभूमि सुनाई जाएगी, बताई जाएगी और उसके बाद आखिर में फैसले को पढ़ा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या एएसआई का सर्वे होगा या नहीं होगा। एएसआई के सर्वे के जरिए हिंदू पक्ष को तमाम उम्मीदें लगा करके रखा है। उसको लगता है कि अगर एएसआई का सर्वे होता है तो इसके जरिए से सच सामने आ जाएगा। ज्ञानवापी का वो सच जिससे दुनिया अनजान है, ज्ञानवापी का वो सच जिसको जो है सैकड़ों सालों से दबाए रखा गया, वो सच सामने आ जाएगा। देखिए ये विवाद कभी भी यहां तक नहीं पहुंचता। ज्ञानवापी का विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन श्रृंगार गौरी में नियमित पूजन को लेकर के जैसे ये पूरा डिस्प्यूट शुरू हुआ, कोर्ट में ये मामला आया, उसके बाद लगातार
मुस्लिम पक्ष ने जिस तरह हर्डल क्रिएट करने की कोशिश की, उसके बाद ये मामला और ज्यादा बढ़ता गया। सबसे पहले केवल एक अपील की गई थी कि हमें नियमित पूजा का अधिकार दिया जाए। नियमित पूजा के अधिकार को लेकर अगर मुस्लिम पक्ष तैयार हो जाता, क्योंकि 1991 से पहले तक जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर ही मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है, और वो श्रृंगार गौरी की वहां पर एक साल में एक बार, जिस दिन जो है चूंकि अष्टमी के दिन वो सुहाग पूजा होती है और उस समय मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती है, और उस दिन वहां पर महिलाएं दर्शन के लिए जाती थी। लेकिन उसको बंद कर दिया गया था 91 के बाद, जब बाबरी ये पूरा विवाद चल रहा था। उस वक्त जब 6 दिसंबर 1992 से पहले स्थितियों को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए उसको बंद कर दिया गया। बाद में मुस्लिम पक्ष ने उसे कभी खुलने नहीं दिया। अब जब उस पे नियमित पूजा के अधिकार मांगा गया तो उसका विरोध किया गया। अगर उस वक्त शायद मुस्लिम पक्ष इसका विरोध ना करता और प्रशासन इसकी अनुमति दे देता, तो शायद आज ज्ञानवापी का ये पूरा प्रकरण इस मुकाम पर ना पहुंचता। लेकिन अब कोर्ट कमिश्नर पहले नियुक्त किया गया था। पहले यह था कोर्ट कमिश्नर केवल उस जगह का जहां पर जो है मां श्रृंगार गौरी विराजमान है, उस जगह का परीक्षण करेंगे। लेकिन उस वक्त भी मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, कोर्ट कमिश्नर को घुसने नहीं दिया। बाद में कोर्ट ने कहा कि अब विस्तृत रूप से पूरे ज्ञानवापी परिसर का परीक्षण किया जाएगा। वो वहां पर हो तो एक एक करके जो एक एक कदम लगातार जो हर्डल्स क्रिएट होते गए मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसके बाद कोर्ट रिजिड होती गई कि नहीं, आप क्या सच है जो आप छिपाना चाह रहे हो, क्यों आप जो है सर्वे नहीं होने देना चाहते हो। तो पहले कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का विरोध किया गया, अब उसके बाद एएसआई सर्वे का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में क्योंकि कोर्ट ने पूछा है, देखिए यूं तो कुछ मिनटों में साफ हो जाएगी तस्वीर कि आखिर फैसला क्या आने जा रहा है, किसके पक्ष में फैसला आने जा रहा है। एएसआई अपना फैसला, एएसआई इस सर्वे को पूरा करेगी या नहीं। लेकिन हाई कोर्ट ने एक बेहद अहम सवाल पूछा है। ये पूछा कि आखिर आप कब तक ये सर्वे पूरा कर लेंगे, क्या किसी तरह की आपको खुदाई की जरूरत है, क्या किसी तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हाई कोर्ट आपको कंडीशनल इजाजत दे सकती है। कंडीशनल इजाजत कैसे, कि आप किसी भी तरह का तोड़फोड़ नहीं करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने वो कुदाल और फावड़े लिए हुए वो तस्वीरें एएसआई की दिखाई हैं और कहा कि देखिए एएसआई कह रहा हमने कोई खुदाई नहीं किया, लेकिन देखिए खुदाई शुरू हो गई थी और बाकायदा ये कुदाल और फावड़े लेकर के वो जो है अंदर जा रहे थे। एएसआई ने उस पर भी अपना तर्क दिया। उसने कहा कि देखिए हम कोई खुदाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां पर आपकी घास फूस है, जहां पर आपका कुछ दूसरी चीजें, उनको हटाने के लिए हमें इस तरह के जो है उनकी जरूरत पड़ेगी जो है, इस वजह से हम इसको लेकर के गए। लेकिन हम कहीं से खुदा बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग करके जो है हम उसका सर्वे करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा अहम है। तो क्या हाई कोर्ट अब ये अगर ये फैसला एएसआई सर्वे को इजाजत देता है तो यकीन मानिए कि ज्ञानवापी का जो प्रकरण है वो अयोध्या की राह चल पड़ेगा। ज्ञानवापी का वो सच है जो कहीं ना कहीं अब कानूनी तरीके से उसको साइंटिफिक एविडेंस के जरिए आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी, और वो लड़ाई आर या पार की होगी। वो लड़ाई या तो हिंदू पक्ष में चली जाए, क्योंकि कोर्ट को चाहिए एविडेंस, और अभी तक तो केवल दोनों तरफ से दावे होते रहे ना। मुस्लिम पक्ष कहता है 1000 साल से वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद थी, और जो हिंदू पक्ष है वो कहता कि मंदिर को तोड़ करके आपने मस्जिद का निर्माण कराया। 1669 में आपने इस मंदिर को जो तोड़ दिया था, जो टोडरमल ने पुनरुद्धार कराया था। तो एक्चुअल विवाद ये है, अब उस विवाद को वैज्ञानिक आधार मिलेगा। ब्रिजेश जी आपके पास लौटती हूँ मैं। सीता साहू याचिकाकर्ता हिंदू पक्ष की तरफ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीता साहू जी, कितनी उम्मीदें हैं? देखिए आज फैसले का दिन है, एएसआई सर्वे को लेकर मंजूरी मिलती है या नहीं, ये अब थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है, क्या कुछ आपकी इच्छा और उम्मीदें हैं? विश्वास तो शुरू से था कि हम ही लोग के पक्ष में फैसला आएगा, और अब भी वो विश्वास कायम है। फैसला हम लोग के पक्ष में ही आएगा। बिल्कुल। देखिए लेकिन दावे मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी किए जा रहे थे, उनका जो कंसर्न था वो भी कोर्ट की तरफ से स्वीकार किया जा रहा है, तो कंडीशनल मंजूरी भी मिल सकती है। जो भी फैसला होगा उसको किस तरीके से आप लोग देखेंगे, किस तरीके से स्वागत किया जाएगा? देखिए जो मुस्लिम पक्ष का फैसला वो बड़ा निराधार है। वो ऐसा आशंका जता रहे हैं कि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान न होने पाए, ऐसा आशंका जता रहे। लेकिन जब सर्वे टीम खुद कह रही है कि मेरे लिए दोनों बराबर हैं और कोई भी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होगा, तो फिर उनको अपना समझ लेना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और फैसला आना चाहिए हम लोग के पक्ष में।
बिल्कुल, देखिए सीता साहू जी, पहले ही काफी आप लोग की याचिका को करे हुए समय हो रहा है, और अगर एएसआई सर्वे डिले होता है तो लगातार जो ये पूरा मामला जिसका इतिहास इतने वर्षों पुराना है, नहीं लगता है कि बार बार डिले हो रहा है, विलंब हो रहा है? जो महादेव की इच्छा होगी वही होगा। हाँ, ये तो है, सच में बार बार इस तरह होने से समय की बहुत बर्बादी हो रही है। लेकिन अतः जीत होती है सत्य की ही, और जीत होगी हम लोग की ही, ये आप देख लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, आपकी आस्था और आपके जो शब्द हैं वो सुन के मुझे एहसास हो रहा है कि वाकई आपको किस तरीके से इंतजार है इस फैसले का। ठीक है सीता साहू जी, बहुत शुक्रिया आपका खास हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लगातार ब्रिजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से, तो सीधा ब्रिजेश जी का रुख करते हैं। ब्रिजेश जी, देखिए किस तरीके से जो याचिका करता है वो बड़ी ही उम्मीद के साथ, जब एएसआई सर्वे हो रहा था, जब मुस्लिम पक्ष सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन उस वक्त देखिए कितनी उम्मीदें थी कि एएसआई का सर्वे हो रहा है, और आखिरकार जो याचिका जिस पर वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, उसमें विलंब हो गया। लेकिन आज फैसले का दिन है, तो उनके जो शब्द हैं वो आपने भी सुने, किस तरीके से वो इंतजार कर रही हैं। देखिए बहुत लंबा इंतजार है। अब आप सोचिए, हजारों सालों से ये जो है, ये बहुत लंबे समय से, ये सैकड़ों सालों से ये पूरा डिस्प्यूट है। सही मायने में देखा जाए तो 1669 के बाद से लगातार किसी न किसी तरीके से हिंदू पक्ष दावा करता रहा है। लेकिन चूंकि उस वक्त ना तो संख्या बल थी, और ना ही जो है अगर देखा जाए तो उसका कानूनी आधार के तौर पर कभी ये मामला सामने आया। आजाद हिंदुस्तान के बाद से, चाहे वो मथुरा का मुद्दा रहा हो या फिर जो है काशी की ज्ञानवापी का मुद्दा रहा हो, ये दोनों मुद्दे हमेशा से जो है डिस्प्यूट पर रहे, कानूनी चौखट पर गए। और आज से नहीं, बहुत लंबे समय, ये 32 साल पहले भी एक मामला इसी तरह का जो है ज्ञानवापी को लेकर के वो गया था, जिसका हाई कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। तो वो एक अलग मसला था। लेकिन ये दरअसल ये जो पूरी शुरुआत हुई, ये श्रृंगार गौरी के पूजन को लेकर शुरुआत हुई, लेकिन मामले एक जगह पर आकर के टिक गए। पहले मामला स्वामित्व पर नहीं था, पहले दरअसल इसको विवाद को स्वामित्व का बना दिया गया, लेकिन केवल पूजन के अधिकार का मसला था कि हमें पूजा करने की इजाजत दी जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जब आपका है ही नहीं तो आप पूजा कैसे वहां पर करोगे। अब यहां पर आया कि मेरा है कि नहीं है। अगर ये उस वक्त श्रृंगार गौरी की पूजन का अधिकार दे दिया जाता तो शायद आज ये ज्ञानवापी पर ना एएसआई सर्वे की बात होती और ना इस तरह के विवाद की बात होती। स्वामित्व की लड़ाई अलग है, जिसका अलग मसला हाई कोर्ट में बाकायदा चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट उस पूरे स्वामित्व के मसले को लेकर के सुनवाई कर रही है। लेकिन यह मसला दरअसल यहां पर अब अधिकार का है कि ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी मस्जिद, या फिर ज्ञानवापी मस्जिद थी ही वहां पर। बिल्कुल, तो देखिए कई महत्वपूर्ण दावे हैं जिनका सच सामने आना जरूरी है, और जरूरी है कि फैक्ट्स के आधार पर ये एएसआई सर्वे को लेकर क्या रुख फिलहाल रहता है हाईकोर्ट का, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी खास जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।